Radhe Radhe. Hello everyone. Let's begin with the new episode that is 179 बेबी शॉवर और हादसा। यक्षित तो वन्या के पेट की तरफ देखता ही रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे बेबी सच में अपने डैडी की बात समझ रहा है। उसने भी वेद भी फुदकते हुए उनके कमरे में आ गया। उसने मामा और डैडी की बातें करता देखा और वो झट से उनके पास आ गया, अपने डैडी के बीच में घुसकर उसकी गोद में बैठ गया। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डैडी बेबी कल भाल आएगा, मुझे बेबी के साथ खेलना है। यक्षित वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, बच्चा अब कुछ टाइम और फिर आप अपने छोटे भाई या बहन के साथ खेलेंगे। वेद अपना मम्मा और डैडी की तरफ देखते हुए बोला, पर डैडी मुझे बेबी प्लिंच चाहिए, बेबी प्लिंच नहीं। इससे पहले कि यक्षित कोई जवाब देता, बेबी एक बार फिर अपनी मम्मा को किक करता है। वन्या के दर्द के मारे एक आह निकल जाती है। यक्षित वेद को उसकी मम्मा के बराबर में बैठाकर वन्या के पास जाता है। वन्या यक्षित की तरफ देखती है तो यक्षित उसके पेट पर प्यार से हाथ फेरते बोला, लगता है बेबी को बहुत जल्दी है बाहर आने की। वहीं वेद अपने गालों पर हाथ रखकर अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मम्मा की टम्मी को छूकर बेबी के साथ खेलने लगा, जिसे बेबी ने किक मारना भी बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने बिग ब्रदर की बात मान रहा हो। वन्या ने एक नज़र यक्षित की तरफ देखा। दोनों वेद की तरफ ही देखकर स्माइल करने लगे। यक्षित वेद को देखते हुए बोला, चलिए बेबी डैडी आपको रेडी कर देते हैं। तभी उनके रूम में युविका आ गई। इन कुछ महीनों में युविका बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी। उसके गुलाबी गोल गाल और गुलाब की पंखुड़ियों से होठ वापस आ चुके थे। उसके गाल गोरे थे। उसकी खूबसूरत काली आंखें में वो पहली वाली चमक भी वापस आ चुकी थी। उसकी वैक्सीन भी अब चली गई थी। उसकी वीकनेस भी अब चली गई थी। वो पहले की तरह बेहद खूबसूरत हो गई थी। इस वक्त उसने नेवी ब्लू कलर की एक टी शर्ट और नीचे पिंक कलर का लोअर पहनी हुई थी। वह वेद की तरफ देखते हुए बोली, भाई आप भाभी की हेल्प कर दीजिए, मैं वेद को रेडी कर देती हूँ। यक्षित ने युविका की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला देता है। वेद भी अपनी बुआ के गोद में चढ़ जाता है। युविका उसे रेडी करने के लिए उसके कमरे की तरफ ले जाने लगती है। वहीं यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो रेडी होने में मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये बोलकर वह वन्या को क्लोजेट के रूम की तरफ ले जाने लगा। उसने वन्या की ड्रेस निकाली जो उसे चूज़ करने के रखी थी। वह वन्या के कपड़े रिमूव करने लगा। ये देखकर वन्या उसे रोकते हुए बोली, यक्षित क्या कर रहे हैं आप? यक्षित वन्या की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोला, क्या कर रहा हूँ मैं? आए गेस्ट में रेडी होने में हेल्प कर रहा हूँ। यक्षित ने देखा कि वन्या के गाल शर्म से गुलाबी हो गए थे। यह देखकर यक्षित को मौका मिल गया उसे परेशान करने का। वह वन्या को पीछे से हक करके उसके कंधे पर किस करते बोला, वाइफी तुम तो अभी भी मुझसे शर्मा रही हो, जबकि हमारे भी शर्मने लायक तो कुछ भी नहीं बचा। ये सुनकर वन्या के गाल भी लाल पड़ने लगे। वह यक्षित के सीने पे मारते बोली, हटिए आप हमेशा बेशर्मों की तरह बात करते रहते हैं, सुधर जाइए, अब दो बच्चों के पापा बनने वाले हैं। यक्षित वन्या की तरफ शरारत भरी निगाहों से देखते बोला, वाइफी वो तो होने से रहा, पर तुम एक काम कर सकती हो, तुम भी मेरी तरह हो जाओ जिससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी। वन्या यक्षित की तरफ देखती ही रह जाती है। यक्षित वन्या के कपड़े रिमूव कर उसे वो नेवी ब्लू कलर की खूबसूरत सा गाउन पहना देता है। वन्या उसमें परियों की रानी लग रही थी क्योंकि वे ड्रेस बहुत ही ड्रीमी था और वो क्यों ना यक्षित ने खास वन्या के पसंद किया था। ड्रेस पहनाने के बाद यक्षित ने उसे ग्लव्स भी पहना दिए जो कि ड्रेस का ही पार्ट था। वह ड्रेस सामने की तरफ से स्लिट स्टाइल की थी, वो भी जो कि ज़्यादा ऊपर तक नहीं था, घुटने से थोड़ा नीचे तक था, क्योंकि यक्षित को पता था कि वन्या को ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पसंद नहीं थे। इस ड्रेस में वन्या का बेबी पर बहुत अच्छे से फ्लोट हो रहा था, बम्प बहुत अच्छे से फ्लोट हो रहा था। चेहरे पर तो खूबसूरती पहले से ही थी, पर प्रेगनेंसी ग्लो की वजह से वह और भी ज़्यादा चमक रही थी। यक्षित वन्या के बैक चेन लगा कर रहा था। वन्या खुद को मिरर में निहारते हुए बोली, वैसे मिस्टर सिंघानिया मानना पड़ेगा आपकी चॉइस की। यक्षित स्माइल करते हुए पीछे से वन्या को हक किए हुए ही उसके कान के नीचे किस करते हुए बोला, मेरी चॉइस तो हमेशा से ही नंबर 1 थी वाइफी।
तो यक्षित ने यह वन्या की तरफ देखते हुए कहा। वो वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। यक्षित उसे ड्रेसिंग मिरर के पास ले गया। यक्षित ने हेयर स्टाइलिस्ट को पहले ही ऑर्डर किया दिया था। वन्या ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठ गई और हेयर स्टाइलिस्ट उसके बालों की स्टाइलिंग करने लगी। यक्षित भी क्लोजेट रूम में रेडी होने चला गया। उसने आज ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद डैशिंग लग रहा था। उसकी टोन्ड बॉडी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये आदमी 30 साल का होने वाला है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यक्षित जब बाहर आया तो वन्या पूरी तरह से रेडी हो गई थी। हेयर स्टाइलिस्ट भी वहाँ से जा चुकी थी। हेयर स्टाइलिस्ट ने वन्या के बालों को बेहद ही खूबसूरत सा जूड़ा बनाया हुआ था। सामने बालों को 2 लटों को कर्ल करके छोड़ दिया था। वन्या सचमुच ही परी लग रही थी। वन्या यक्षित के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित कैसी लग रही हूँ मैं? यक्षित वन्या के दोनों कंधों को पकड़कर उसे एकटक देखने लगा। वन्या की उन बड़ी बड़ी आंखों में यक्षित को एक अलग ही नशा नजर आ रहा था। वह उसमें डूबना चाहता था। उसके लाल रसीले होठ यक्षित को बहकाने में पूरी साजिश कर रहे थे। यक्षित ने वन्या के माथे पर चूमते हुए कहा, बता नहीं सकता कि तुम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। यक्षित की तारीफ सुनकर वन्या के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल अपने आप आ गई। वहीं वन्या भी यक्षित के शर्ट का कॉलर ठीक करते बोली, थैंक यू, वैसे आप भी कुछ कम नहीं लग रहे मिस्टर सिंघानिया। यक्षित वन्या की कमर पर हाथ लपेटकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मिसेस सिंघानिया, मुझे आपके इस रूखे सूखे थैंक यू से कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर थैंक यू बोलना ही है तो तुम्हारे पास और भी बेटर ऑप्शन है जान। यक्षित ने यह अपने होठों की तरफ पॉइंट करते हुए कहा। फिर वन्या के होठों की तरफ नज़र टिकाए हुए बोला, चलो वाइफ की, अब जल्द से मुझे मेरा रिवॉर्ड दे दो, वरना मैं खुद ही ले लूँगा। वन्या यक्षित की तरफ नाम में सिर हिला देती है, पर यक्षित आज कहाँ मानने वाला था। वह वन्या के होठों की तरफ झुक ही रहा था कि तभी वेद फुदकते हुए मम्मा मम्मा बोलता हुआ वहीं आ गया। वह अपनी टिमटिमाती आंखों से अपनी मम्मा और डैडी को देखने लगा। वन्या ने यक्षित के सीने पर अपना हाथ रख उसे खुद से दूर किया। वेद ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में लिटिल जेंटलमैन लग रहा था। उसकी बुआ ने उसे बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया था। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों में यक्षित और वन्या की तरफ देखते बोला, डैडी आप क्या मम्मा को किची दे रहे थे? वेद का ये मासूम चेहरा वन्या को एम्बेरस करने के लिए काफ़ी था। वन्या यक्षित को घूर कर देख रही थी। वहीं यक्षित को समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने मासूम बेटे से क्या जवाब दें। तभी वेद ने कुछ ऐसा कहा जिसे यक्षित के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वे अपने डैडी के पैर को हिलाते हुए बोला, डैडी आप मम्मा को किची दो ना, जैसे आप मुझे देते हो। यक्षित स्माइल करते हुए वन्या के दोनों गालों को चूम लेता है। यक्षित वेद को अपनी गोद में उठा लेता है। वेद अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा आज आप बहुत प्रीटी लग रहे हो। वन्या वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोली, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो माय लिटिल बॉय। वेद अपने डैडी की तरफ देखते हुए बोला, डैडी आप भी आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। यक्षित वेद के गालों को प्यार से चूमते हुए बोला, सेम टू यू माय लिटिल जेंटलमैन। फिर यक्षित वेद को अपनी गोद में लिए हुए वन्या का एक हाथ पकड़कर सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। नीचे पूरी फैमिली यक्षित और वन्या का वेट कर रही थी। जैसे ही सबकी निगाहें वन्या पर पड़ी, सब देखते ही रह गए, क्योंकि वन्या आज बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी उस पर से नज़र नहीं हटा पा रहे थे। यक्षित वेद को लेकर सबके पास आ गया। वहीं वन्या अपनी ड्रेस को संभालते हुए सबके पास जाने लगी। इस वक्त सबकी निगाहें वन्या के पर टमी टिकी हुई थी। तभी अचानक यक्षित की निगाहें ऊपर की तरफ गईं। उसके तो जैसे होश ही उड़ गए। उसने बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत वेद को अपनी गोद से उतारा और वन्या की तरफ दौड़ने लगा। वन्या होने वाली अनहोनी से अनजान स्माइल करते हुए सामने की तरफ देखे चली जा रही थी। ऊपर सीलिंग से एक बड़ा सा झूमर वन्या के ऊपर गिरने ही वाला था, पर इससे पहले कि वन्या झूमर के नीचे आ पाती, यक्षित ने जोर से वन्या कहा और उसके करीब पहुंचकर उसे दूर खिसकाकर उसे जोर से अपने सीने से लगा लेता है। झूमर नीचे गिरकर चकनाचूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए वहां पर एक अजीब सी शांति छा जाती है। सबकी धड़कनें इस इंसिडेंट से काफ़ी तेज हो चुकी थी। वहीं ये नज़ारा देखकर यक्षित की बाहों में बेहोश हो जाती है वन्या।
इस घटना से एक बार फिर सबकी सांसें थम सी जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता था अगर वन्या गलती से भी उस झूमर के नीचे आ जाती तो इसका क्या अंजाम होता। ये सोचकर ही सबका दिल दहल जाता है। यक्षित ने वन्या को अपनी बाहों में कसकर थाम रखा था। यक्षित ने ऑर्डर पर आस्तिक ने डॉक्टर को सहाय को फ़ोन किया। यक्षित वन्या को गोद में उठाकर नीचे वाले एक कमरे में ले गया और उसे बेड पर आराम से लेटा दिया। उसने वन्या का एक हाथ अपने हाथों में लिए हुए था। उसे इस वक्त अपनी वाइफ और बेबी दोनों की बहुत फिक्र हो रही थी। वेद, जो कि अभी अभी हुए इंसिडेंट से काफ़ी सहमा हुआ था, वेद को अपनी मम्मा की बहुत फिक्र हो रही थी। वे अपने युवान चाचू की तरफ देखते हुए बोला, तातू मम्मा को क्या हो गया? युवान वेद को समझाते बोला, कुछ नहीं हुआ बेटा आपकी मम्मा को, वो बस अभी ठीक हो जाएंगी। तभी डॉक्टर सहाय आ जाती हैं और वन्या का चेकअप करने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपना चेकअप पूरा कर लिया। यक्षित डॉक्टर सहाय को बेसब्र होते हुए पूछने लगा, क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बेबी ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं है? यक्षित के टोन में वन्या और अपने होने वाले बेबी की फिक्र साफ साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर ने एक नज़र सबको तरफ देखा। डॉक्टर का ये सीरियस लुक देखकर सबकी जान हलक में अटक गई थी। सभी वन्या और उसके बेबी के लिए बहुत परेशान थे। यक्षित तो वन्या के हाथों को कसकर थामे हुए था और मन ही मन भगवान से प्रे कर रहा था कि वन्या और बेबी दोनों पूरी तरह से ठीक हों। यक्षित अपनी भरी टोन डॉक्टर वन्या के चेकअप के बाद वहाँ से चली जाती हैं। डॉक्टर कहती हैं कि माँ और बेबी दोनों ठीक हैं और मैंने मिसेस सिंघानी को शॉक की वजह से बेहोश हुई हैं, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। डॉक्टर वन्या का चेकअप करने के बाद वहाँ से चली जाती है। अचानक यक्षित की आंखों में एक खतरनाक गुस्सा तैर जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि झूमर का गिरना महज कोई इत्तेफाक नहीं था। उसे फील हो रहा था कि ये ज़रूर किसी की सोची समझी साजिश थी। अनय और विवेक को भी यही लग रहा था, पर यक्षित अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता था। यक्षित ने सर्वेंट्स को हॉल क्लीन करने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में वह पूरी तरह से क्लीन हो गया। वन्या को भी होश आ चुका था। ये देखकर सबने एक राहत की सांस ली। यक्षित वन्या को लेकर कमरे से बाहर आ गया। तभी वहां पर भाविका और आस्था भी आ गई। भाविका वन्या के पास आकर बोली, सॉरी वन्या, वो ट्रैफिक की वजह से हम लेट हो गए। वन्या भाविका की तरफ देखकर एक स्माइल पास करते हुए बोली, कोई बात नहीं भाविका। वन्या ने एक नज़र आस्था की तरफ देखा। आस्था ने पिंक कलर की एक प्रिंस फ्रॉक ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेद भी आस्था के पास आ गया। आस्था वेद के हाथों को पकड़ते हुए बोली, बुद्धू तुम तो आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। आस्था के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वेद के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह आस्था की तरफ देखते हुए बोला, आस्था तुम भी बहुत प्लेटी प्लेटी लग रही हो। युवा ने एक एक तरफ से वेद और आस्था का हाथ पकड़कर उस तरफ ले जाने लगा जिस तरफ आज वन्या का बेबी शॉवर होने वाला था। वह सिंघानिया मैंशन का दूसरा हॉल था, जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। थीम को कुछ ही लाइट और प्यारा बनाया गया था, बहुत ही लाइट। सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठ गए। वन्या सामने एक बड़ी सी चेयर पर बैठी हुई थी। आस्था और वेद भी वन्या के पास ही बैठ गए। वेद और आस्था आज बिल्कुल किसी डॉल की तरह प्यारे प्यारे लग रहे थे। फंक्शन स्टार्ट हुई। सबने माँ और आने वाले बच्चों के लिए विशेष किए और वन्या की साइड पूरी तरह से गिफ्ट से भर गई। थोड़ी देर में फंक्शन खत्म हो गया। सबने वन्या को अपना और बेबी का ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से निकल गई। वन्या अपने कमरे में आई। वो अभी भी उस हादसे के बारे में सोच रही थी। अगर यक्षित वह ये देख न लेता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। ये सोचकर वन्या घबराने लगी। उसने अपने पेट पर अपने हाथ रख दिए। उसने अपने कपड़े चेंज किए और बेड पर बैठकर कुछ सोचने लगी। वह इतनी गहरी सोच में थी कि उसे पता ही नहीं चला। यक्षित भी कमरे में आ चुका है। उसने एक नज़र वन्या को देखा और फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद चेंज करके वह बाहर आया। वन्या अपने पेट पर हाथ रखे अभी भी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यक्षित को पता था कि वन्या क्या सोच रही है, पर वन्या के पास गया और उसके बगल में बैठते हुए इसके कंधे पर हाथ रख देता है, जिससे वन्या अचानक से होश में आई और यक्षित की तरफ बोलते बोली, यक्षित कोई हमारे बेबी को मारना चाहता है। ये बोलते हुए वन्या के चेहरे पर
पसीने की बूंदें आ गईं। उसे देखकर ही लग रहा था कि वह बहुत घबरा रही है, वरना एक ऐसे पैनिक होता देख यक्षित उसे जोर से हक कर लेता है। वरना घबराहट के मारे यक्षित की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी भर लेती है और यक्षित उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है। कहीं ना कहीं यक्षित को भी यह बात पता थी कि कोई इसके आने वाले बच्चे को टारगेट कर रहा है, पर यह काम यक्षित का कौन सा दुश्मन करवा रहा है उसका अंदाजा तो यक्षित को भी नहीं था। वैसे तो वेद पर भी ऐसे जानलेवा अटैक करने की पहले भी कोशिश की जा चुकी थी, पर यक्षित के टफ और वेल ट्रेन गार्ड्स की वजह से वेद को एक खरोंच भी नहीं आई थी। यक्षित के करीब रहने से अब वन्या काफ़ी हद तक शांत हो चुकी थी। उसका कांपना भी बंद हो चुका था, पर आंखों में एक डर अभी भी था। ये बात सच थी कि वन्या अपने दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। यह नहीं चाहती थी कि दोनों में से किसी को भी एक खरोंच भी आए, पर आज उसे और उसके अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश हुई थी, वो भी सिंघानिया मेंशन के अंदर सबके सामने रहते। इस बात से वन्या बिल्कुल सदमे में ही थी। वन्या को कहीं खोया हुआ देखकर यक्षित उसे आवाज़ लगाते हुए बोला, वाइफी मेरी तरफ देखो, पर वन्या ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। यक्षित ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया, जिससे वन्या अपने ख्यालों से बाहर आई। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे बहुत डर लग रहा है। ये कहते हुए वन्या पैनिक नहीं हो रही थी। ये कहते हुए वन्या पैनिक नहीं हो रही थी, पर उसकी आंखों में डर साफ साफ नजर आ रहा था। यक्षित ने उसके दोनों कंधों पर हाथ रखा और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित मुझे उस झूमर का अचानक गिरना महज कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा है, जरूर ये किसी की सोची समझी साजिश थी। यक्षित वन्या की तरफ ही देख रहा था, जो इतनी डरी हुई होने के बावजूद इतनी समझदारी और हिम्मत से काम कर रही थी। यक्षित वन्या की इस क्वालिटी का कायल था, चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, पर वन्या बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से काम लेती थी। अगर वह पैनिक भी होने लगती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि डरने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो नहीं निकलता। यक्षित ने वन्या के हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे प्यार से चूमते बोला, बस हमेशा ऐसे ही रहना वाइफी। वन्या यक्षित की तरफ ही देख रही थी। यक्षित वन्या की तरफ देखते बोला, वाइफी मुझे लगता है कि हमारा मिलना और अचानक शादी के बंधन में बंधना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि ऊपर वाले ने पहले से ही तुम्हारे लिए चुन कर रखा था मुझे। असल में तो तुम ही मिसेस सिंघानिया बनने के काबिल थी। ना सिर्फ तुम पूरी सिंघानिया मेंशन को संभाल सकती हो, बल्कि हर और सिचुएशन को भी बहुत समझदारी और हिम्मत से टैकल कर लेती हो। आई एम सो प्राउडफुल ऑफ यू जान। ये बोलकर वह वन्या के माथे को बहुत प्यार से चूम लेता है। फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, इसके पीछे जिसका भी हाथ होगा वो बहुत जल्द भगवान के दर्शन करने वाला है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही वाइफी और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। ये बोलते हुए यक्षित गुस्से में ज्वालामुखी बन गया था। उसका ये रूप देखकर वन्या को डर लगने लगा था। वह यक्षित के सीने में सर रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, यक्षित प्लीज़ शांत हो जाइए, मुझे आपसे इस लुक में बहुत डर लग रहा है। यक्षित ने अपने गुस्से से लाल आंखों से एक नज़र वन्या को देखा। उसकी मासूम शक्ल देखकर यक्षित का गुस्सा एक पल में गायब हो गया। वह यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित क्यों, इसमें मिसेस त्रिशा का हाथ हो सकता है क्या? यक्षित वन्या की बातों पर गौर करने लगा और सोचा कि पर उसे लगा कि उसने त्रिशा का हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अब पूरी तरह से यक्षित की निगरानी में थी। सांस लेने के लिए भी उसे यक्षित की परमिशन की ज़रूरत थी। ऐसे में अपनी ज़िंदगी बचाने के कगार पर खड़ा इंसान इतनी बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर सकता। ये बात यक्षित भी जानता था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, नहीं भाई, इसमें मिसेस त्रिशा का कोई हाथ नहीं है। वन्या यक्षित की तरफ देखते बोली, तो फिर कौन हो सकता है इसके पीछे? थोड़ी देर सोचकर बोली, कहीं ये काम मिसेस त्रिशा के पार्टनर का तो नहीं है? यक्षित भी यही सोच रहा था, क्योंकि हो ना हो उसी का काम हो सकता है। उसका मोटिव अब त्रिशा को बचाना भी नहीं होगा, क्योंकि यक्षित को पता था कि उस इंसान ने बड़े ही चालाक के मिसेस त्रिशा को अपने गेम में शामिल किया होगा। उसने फैमिली के बीच में इस गैप को बहुत ही स्मार्टली यूज़ किया था। यक्षित ने अपने रिसोर्सेज
को पहले से ही काम पर लगा दिया था, पर अब तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिली नहीं थी। मिसेस त्रिशा ने भी अब तक अपना मुंह नहीं खोला था, पर यक्षित हार मानने वालों में से नहीं था। वैसे भी उसे ना सुनने की आदत नहीं थी। यक्षित को अब तक इतना अंदाज़ा तो हो गया था कि कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। किसी ऐसे गैर ने इतनी हिम्मत भी कहाँ थी कि वो यक्षित राय सिंघानिया से पंगे ले सके। इसलिए इतना तो तय था कि ये ज़रूर किसी बड़े नाम वाले इंसान का काम था। मिसेस त्रिशा ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि अगर वो पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। अपने बदले और चलन की आग में इतनी जल चुकी थी कि उन्होंने यक्षित की मॉम की जान ले ली और उसकी लिटिल प्रिंसेस को ना जाने कितनी ही तकलीफें पहुंचाई थी, जिसकी सजा वह काट रही थी। ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे उसके साथ बहुत कुछ होने वाला था। यक्षित ने एक नज़र वन्या की तरफ देखा। वह जानता था कि ऐसी हालत में वन्या के लिए ज़्यादा टेंशन लेना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह वन्या के गालों पर प्यार से हाथ फेरते बोला, वाइपी तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम बस रेस्ट करो और इतना समझ लो कि अब से ऐसा कुछ नहीं होगा, और जिसने भी ये ज़रूरत की है वो जल्द ही हमारे आँखों के सामने तड़प रहा होगा। वन्या को यक्षित की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। वो जानती थी कि यक्षित के होते हुए उसकी फैमिली पर कोई आँच भी नहीं आ सकती। यक्षित ने उसे बेड पर आराम से लेटा दिया और उसे ब्लैंकेट से ठीक से कवर करते हुए उसके माथे को चूम कर उसके पेट को भी प्यार से चूम लेता है। वेद अब अपनी बुई के पास सो रहा था, इसलिए बेडरूम में आज यक्षित और वन्या ही थे। वन्या के पेट को देखते हुए यकायक यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। पता ही नहीं चला कि ये 6 महीने कैसे गुजर गए थे। अब बस कुछ ही महीने का इंतजार था, फिर एक नन्ही सी जान उनकी गोद में खेलने वाली थी। यक्षित के चेहरे पे एक स्माइल देखकर वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? यक्षित समझ रहा था कि वन्या के कहते का मतलब क्या है, पर फिर भी वह उसे टीज करते हुए बोला, वाइफी होठ मेरे हैं, मैं जब चाहूँ तब स्माइल कर सकता हूँ। वन्या यक्षित की तरफ घूर कर देखने लगी। वह मुंह बनाते हुए बोली, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ये बोलकर यक्षित के सीने पर अपना सिर टिका देती है। यक्षित उसे ज़्यादा परेशान ना करते हुए उसके सिर पर प्यार से किस करते बोला, अब बस कुछ ही महीने का इंतज़ार है जान, पे हमारी नन्ही सी जान हमारी गोद में होगी। उस पल को इमेजिन करके वन्या के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या दिल से यही विश कर रही थी कि उसे और यक्षित को एक प्यारी सी प्रिंसेस हो, क्योंकि एक प्यारा सा बेटा तो भगवान ने उन्हें पहले ही दे दिया था। वहीं यक्षित के दिल में तो यही ख्वाहिश थी कि इस बार वह एक प्यारी सी बेटी का बाप बने। अवनी और मिसेस खुराना को भी अब तक ये बात पता चल चुकी थी कि वन्या के साथ सिंघांग मैंशन में भी एक बड़ा हादसा होते होते रह गया। दोनों सोच में पड़ गई थी कि ये काम कौन कर सकता है। अब अवनी यक्षित और वन्या से बदला लेना जरूर चाहती थी, पर इतने दूर तक की प्लानिंग तो उसने भी नहीं की थी। वह मिसेस खुराना की तरफ देखते बोली, मॉम ये कौन कर सकता है? हम दोनों के हाथ भी इसमें नहीं है। मेरी नॉलेज के हिसाब से त्रिशा आंटी भी यक्षित के कब्जे में है, तो फिर ये मास्टरमाइंड है कौन? मिसेस खुराना अपने फेस पे एक डेविल स्माइल लाते हुए बोली, रिलैक्स डार्लिंग, वो जो कोई भी हो, हमसे इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे लिए काम की बात यह है कि हमारा प्लान हमारे बिना ही एग्जीक्यूट हो रहा है। जब किसी और से हमारा बदला पूरा हो रहा है तो हम मैदान में उतरने की जहमत क्यों उठाएं? अपनी मॉम की बातें सुनकर अपनी भी डेविल स्माइल करने लगी, क्योंकि उसकी बातों में दम तो था। जब बिना कुछ किए उनका काम हो रहा था तो इसमें उन्हें अपना दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पर उनके दिमाग में ये सवाल जरूर चल रहा था कि आखिर वो कौन होगा जिसने सिंघानिया मेंशन के घर में ही मिसेस यक्षित सिंघानिया राय सिंघानिया को चोट पहुंचाने की कोशिश की होगी। बैंकॉक बैंकॉक का एक बेहद ही एक्सपेंसिव और लग्जरियस एरिया, जहाँ पर दूर दूर तक खूबसूरत लजीज विलास ही नज़र आ रहे थे। ऐसे में एक तरफ एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत विला था। विला के अंदर खूबसूरत गार्डन के साथ साथ पूल को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। अंदर गार्ड्स ब्लैक एंड वाइट 3 पीस सूट और ब्लैक शेड्स पहने हुए अपने हाथों में गन लिए अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े थे। ये सब देखकर लग रहा था कि ये कोई मामूली इंसान का विला नहीं था। उसी विला के लिविंग एरिया में, जिसका इंटीरियर बेहद ही खूबसूरत और एलिगेंट लग रहा था, चारों तरफ
एंटीक चीज़ों से भरी हुई थी। सोफे पर दो आदमी बड़ी शान से बैठे हुए थे। एक की उम्र 55-56 साल के आसपास की लग रही थी। वहीं दूसरा आदमी जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग और हैंडसम था, करीब 28-29 साल का लग रहा था। ये लड़का दूसरे आदमी का बेटा लग रहा था। दोनों डिज़ाइनर 3 पीस सूट में थे और अपनी अपनी कॉफ़ी पीते हुए बातें कर रहे थे। वो हैंडसम लड़का अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, डैड, आपको क्या लगता है, क्या मिस्टर स्मिथ की कंपनी हमारे साथ इस डील के लिए मान जाएगी? ये सुनकर उस लड़के के डैड के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। उम्र के इस पड़ाव में भी वह काफ़ी यंग लग रहा था। भले ही उम्र 55-56 की थी, पर दिखने में 40 से ज़्यादा नहीं लग रहा था। आंखों में एक अलग ही शैतानी चमक झलक रही थी। वह डेविल स्माइल करते ही वे बोले, डोंट वरी सन, मिस्टर स्मिथ की अपनी औकात नहीं है कि वो हमारी कंपनी की डील को ठुकरा सकें। उनके लिए यही बेहतर होगा कि इस प्रोजेक्ट पर दोनों कंपनियां पार्टनर्स की तरह काम करें। वो लड़का काफ़ी को सिप लेते हुए बोला, लेट्स एज्यूम कि मिस्टर स्मिथ ने इस डील को रिजेक्ट कर दिया तो? वो आदमी बोला, तो ये मिस्टर स्मिथ की ज़िंदगी की आखिरी गलती होगी। फिर क्या था, दोनों बाप बेटे एक दूसरे को देखकर शैतानी हंसने लगे। इतने में उस आदमी का असिस्टेंट वहाँ पर आ गया और सिर झुकाते बोला, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बट इट्स अर्जेंट, इसलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ा। आपने असिस्टेंट की बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने कंट्रोल किया और बोला, क्या खबर है? उसका असिस्टेंट सिर झुकाए बोला, सर, मैडम को दोबारा फ़ोन आया था, मैं उन्हें इसका क्या जवाब दूँ? ये बोलकर वह खामोश हो गया। वो आदमी एक डेविल स्माइल करते हुए बोला, वैदिक बेटा, मैंने आज तक उसके जैसी बेवकूफ़ और धोखेबाज औरत आज तक नहीं देखी। उसका असिस्टेंट अभी भी अपने बॉस का जवाब सुनने के लिए खड़ा था। वह उसकी तरफ एक सर्द निगाह डालते बोला, कोई ज़रूरत नहीं उसका फ़ोन उठाने की, वैसे भी हमारा काम पूरा हो चुका है। ऐसे में वो जिए या मरे, उसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका बेटा अपनी हैरानी भरी निगाहों से अपने डैड को देख रहा था, लेकिन यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। अपने बॉस का ऑर्डर पाकर वह आदमी वहाँ से चला गया और अपने काम में लग गया। सिंघानिया मैंशन, यक्षित का कमरा। यक्षित की आंखें वन्या से पहले खुली। आंखें खुलते ही उसे अपनी भाव में चैन से सोती वन्या के मासूम से चेहरे पर यक्षित की निगाहें ठहर गईं। वह उसके बिखरे बालों को कान के पीछे कर देता है और उसके माथे पर आहिस्ता से चूम लेता है। वन्या की प्रेगनेंसी का ये फेज़ अब कुछ ही मंथ्स के कंप्लीट होने वाला था। मंथ्स में प्रेगनेंसी की वजह से वन्या बहुत सारे चेंजेस से गुजर रही थी। उसे अचानक ही मूड स्विंग्स आते थे। कभी कभी वे एकदम से गुस्सा करने लगती, तो कभी कभी उससे छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होती। पर जैसे ही यक्षित की एक समझदार और अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड था, वह वन्या की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझता और उसे प्यार से हैंडल करता। यक्षित इस हालत में वन्या पर गुस्सा करने के बिल्कुल बचता था। यक्षित भी चाहता था वन्या अपनी लाइफ के इस खूबसूरत फेज़ को खूब अच्छे से एंजॉय करे और इस मोमेंट्स को अपनी लाइफ टाइम तक चेरिश करे। वन्या भी जानती थी कि इस वक्त उसे अपने माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही लाने होंगे। उसे बेबी की फिजिकल के साथ साथ मेंटली और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वन्या ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें भी पढ़ी, ताकि वो सब गुण उसके अंदर पल रहे बेबी में आ सकें। वन्या ने अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी को डॉक्यूमेंट्री भी की थी। उसने हर उन खूबसूरत लम्हों को सिर्फ रिकॉर्ड किया था, बल्कि अपने बच्चे के लिए इमोशनल को डायरी के पन्नों पर भी बहुत ही खूबसूरती से उतारा था। वन्या की प्रेगनेंसी के दौरान न सिर्फ यक्षित बल्कि पूरी सिंघानिया फैमिली ने उसका बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा था। यक्षित जब वन्या के खाने के लेकर स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करता था, तो अनिल जी बहुत प्यार से वन्या के लिए चटपटा खाना लाते, पर वे भी इस बात का ध्यान रखते कि सब कुछ लिमिट में हो। धीरे धीरे ये 3 महीने भी बीत गए। इस दौरान पूरी फैमिली ने वन्या का बहुत अच्छा ख्याल रखा। यक्षित उसे टाइम टू टाइम योगा और एक्सरसाइज भी कराता रहा, ताकि वन्या की डिलीवरी के वक्त ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। वन्या ने भी इस दौरान अपना पूरा ध्यान रखा। फिर वो दिन भी आया जिसका इंतज़ार सबको बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से था। वन्या वॉशरूम से बाहर आकर जैसे ही बेड की तरफ जाने हुई, उसे अचानक उसके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होने लगा। यक्षित सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। वन्या ने अपने दर्द को दबाने की बहुत कोशिश की,
पर यह दर्द वक्त के साथ बढ़ता ही जा रहा था। यक्षित की निगाहें वन्या पर पड़ी तो अपना लैपटॉप बंद करके वह सीधा उसके पास आ गया। यक्षित वन्या के कंधे को पकड़ते बोला, वाइफी क्या हुआ? वन्या अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोली, यक्षित पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द होना स्टार्ट हो गया, आई थिंक इट्स टाइम। यक्षित समझ गया कि वन्या को लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। उसने वन्या को अपनी गोद में उठाया और बाहर कार की तरफ जाने लगा। उसने आस्तिक को पहले ही इन्फॉर्म करवा दिया था कि हॉस्पिटल में डॉक्टर को रेडी रखे। आस्तिक ने सब कुछ रेडी करवा दिया था। वह यक्षित वन्या को लेकर कार में बैठ गया। वहीं आस्तिक ने ड्राइव सीट पर कमान संभाल ली। यक्षित के पीछे वाली कार में युवान, अनिल जी और चैतन्य दादाजी थे। कार भाविक चला रहा था। एकांत और ध्रुव घर पर ही थे क्योंकि युविका, जीविका और वेद तीनों भी घर पर थे, इसलिए उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो वहीं रुक गया था। वन्या को हॉस्पिटल के आधे घंटे का रास्ता बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। बढ़ते वक्त के साथ वन्या का लेबर पेन जैसे बढ़ते ही जा रही थी। दर्द के मारे वन्या से रोना शुरू हो गया था, साथ ही वह पसीने से लथपथ हो गई थी। यक्षित को वन्या की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी, पर उसने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहा, बस थोड़ी देर और, खुद को संभालो वाइफी, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। यक्षित के ऑर्डर पर आस्तिक ने आधे घंटे का रास्ता 15 मिनट में ही तय कर लिया था। हॉस्पिटल पहुंचकर यक्षित ने तुरंत वन्या को अपनी गोद से उठा लिया और उसे स्ट्रेचर पर लेटाते हुए लेबर रूम की तरफ ले जाने लगा। डॉक्टर साय और उसकी टीम वन्या की डिलीवरी के लिए रेडी थे। यक्षित जब लेबर रूम के बाहर जाने का हुआ तो वन्या ने यक्षित के हाथ कसकर पकड़ लिया। यक्षित समझ गया कि वन्या चाहती है कि वो वहीं पर रहे। यक्षित वहीं वन्या के पास ही रुक गया। डॉक्टर ने भी कुछ नहीं कहा। डॉक्टर साय और उसकी टीम बेबी की पोजीशन देखने लगे। बढ़ते वक्त के साथ वन्या का दर्द बिलखती ही जा रही थी। यक्षित वन्या को इस हालत में देखकर किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रखा था। अगर कुछ ऐसा होता जिसे वन्या की तकलीफ है वह अपने ऊपर ले पाता तो वह बिना एक पल गंवाए ऐसा जरूर करता, पर वह चाहकर भी वन्या के इस दर्द को कम नहीं कर सकता था। वैसे तो डॉक्टर साय ने चेक अप के दौरान कहा था कि वन्या की नॉर्मल डिलीवरी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सी सेक्शन के लिए भी जाना पड़ सकता है, पर उसमें चांसेस 30% के आसपास थे। दर्द के मारे जब तक वन्या की हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी, वन्या ने पहले ही यक्षित के हाथों को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी हाथों की पकड़ से ही यक्षित को अंदाज़ा हो चुका था कि वह इस वक्त कितने पेन में है। यक्षित वन्या के माथे पर प्यार से चूमते बोला, वाइफी तुमने हिम्मत दिखाते हुए इन 9 महीने की टफ जर्नी को पार किया है, आप थोड़ी सी हिम्मत और दिखा दो। वन्या ने अपने दर्द भरे चेहरे के साथ यक्षित की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला देती है। डॉक्टर साय और उसकी टीम डिलीवरी के लिए तैयार थे। शुरुआत में तो वन्या ने यक्षित की हिम्मत के बलबूते पर डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट किया था, पर धीरे धीरे वन्या की ताकत जवाब देने लगी। वह लगभग बेहोशी के कगार में पहुंच चुकी थी, तो जो बेबी और माँ दोनों के लिए बहुत ही डेंजरस था। वन्या की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसमें पुश करने की ताकत भी लगभग खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर साय ने यक्षित से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज़ कुछ कीजिए। अगर मिसेस सिंघानिया हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगी तो इसमें बेबी की जान को खतरा हो सकता है। यक्षित वन्या की तरफ झुक गया। वह उसके सिर पर प्यार से सहलाते उसके माथे को चूमते बोला, वाइफी प्लीज़ हमारे बच्चे के लिए तुम एक बार फिर से ट्राई करो। आई नो यू आर सो ब्रेव, तुम ये कर सकती हो वाइफी। तुम जानती हो ना मैं अपनी नन्ही सी प्रिंसेस को अपनी गोद में लेने के लिए तड़प रहा हूँ। प्लीज़ वाइफी प्लीज़ थोड़ी और हिम्मत दिखाओ। तो अब हम हिम्मत नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। अगर सब्सक्राइब करना रहेगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फटाफट। राधे राधे।